उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। कोई रास्ते वास्ते में मिले, लेकिन हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने तो एक्शन लिया उन पर। मेरा और मेरी पार्टी का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर उज़ैर बलोच की सूरत में लटकने वाली तलवार आज गर्दन के मजीद करीब आ गई, क्योंकि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते थे, उन्हें आज रेंजर्स ने उज़ैर बलोच के बयान की रोशनी में तलब कर लिया था और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात भी किए हों जो कि पीपल्स पार्टी के लिए मजीद खतरनाक भी हो सकते हैं। ये बात सबके सामने वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब कई मर्तबा एतराफ कर चुके हैं कि उन्होंने उज़ैर बलोच की मदद की थी और उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद अगर आपको याद हो वो उसे अपना भाई भी तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में इस खबर के आने के चंद ही घंटों के अंदर जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह भी हैं, वैसे तो को चेयरमैन का ओहदा रखते हैं, लेकिन जो पिछले साल तक कुछ इदारों की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे थे, आज उनकी जानिब से एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का बयान जारी किया गया है। इस सूरत हाल और टाइमिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बयान है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जनरल राहील शरीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न लेने के ऐलान से अवाम की उम्मीद मायूसी में बदल सकती है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ हलकों की तरफ से सियासी मामलात, एहतिसाब या फिर दीगर कौमी मामलात में फौज का मुमकिना किरदार तलाश करना मुनासिब नहीं है। फिर उन्होंने इसमें यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी फौज के शाना बशाना खड़ी है। इसके अलावा कुछ और भी हम बातें की हैं जो कि आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन माजी में जरदारी साहब क्या कुछ कह चुके हैं जरा वो पहले आपको सुनवा देते हैं। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आप पे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। हमने 3 साल नहीं रहना, जिन्होंने 3 साल रहना है उनको ये कह रहे हैं कि आपने तो 3 साल बाद चले जाना है, लेकिन हमें हमेशा रहना है। हमें अगर तंग किया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। वही जरदारी साहब है, लेकिन आज का उनका जो बयान है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। प्रोग्राम में मेहमानों से बात करवाना चाहूंगी। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से साजिद अहमद साहब। साजिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। कराची से मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर कयूम सुमरो साहब मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ। लगारी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये फरमाइएगा कि वही जरदारी साहब है, वही पीपल्स पार्टी है और वही पाकिस्तान की सियासत है, लेकिन गुज़िश्ता साल जरदारी साहब ये कहते हैं कि अगर हमें तंग किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जिन्होंने 3 साल रहना है उनको ये कहते हैं कि आपने तो 3 साल बाद चले जाना है, हमने हमेशा रहना है। लेकिन उन्हीं को आज जरदारी साहब मुखातिब करके ये कहते हैं कि जो रिटायरमेंट की बात की गई है वो बहुत जल्दी की गई है और कौम बड़ी मायूस होगी अगर रिटायर हो गए जनरल राहील शरीफ साहब। गुजारिश ये है कि जो जरदारी साहब ने 2 बातें खास तौर पर की है, एक ये कि आर्मी हमारी है, इंस्टीट्यूशन हमारा है और इंस्टीट्यूशन के में जिन लोगों की प्रमोशंस होती हैं 3 साल की मुद्दत के लिए उन्हें 3 साल ही रहना होता है, उससे ज्यादा उन्हें नहीं रहना होता है। अब ये पर्टिकुलर किनको मुखातिब कर रहे थे, अमूमी तौर पर यह लिया गया कि शायद जनरल राहील को मुखातिब कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कहीं और बात कर रहे हों, किसी और को मुखातिब कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि उन्हें जनरल राहील की बाज चीजों से इख्तिलाफ हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें ये बताया गया हो कि जी गलत रिपोर्ट किया गया हो कि जनरल राहील कर रहे हैं, असल में कोई और कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की, उसने जरदारी साहब से, मुझे ये जाती तौर पर इल्म है कि जरदारी साहब से हुकूमत के लोग राब्ते में रहते हैं और उनसे बातें भी करते रहते हैं और उनके साथ सलाह मशवरा भी करते हैं। हो सकता है कि उन्हें कहा हो कि जरदारी साहब ये जो कुछ हो रहा है ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं, और फिर बाद में उन्हें हकीकत का इल्म हुआ और उन्होंने बिल्कुल दूसरी बात की हो। प्रिंसिपली ये ठीक है कि आप इदारे के अंदर आते हैं और आप इदारे की आप कमान संभालते हैं तो आपको बहुत सी चीजें देखनी है बाशमूल अपने सिक्योरिटी के, और उसके अलावा जो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं उनको भी आपके पेश नजर रखना होता है। अब ये एक मसरूफ फौज है इन दिनों कि वो ज़रबे अज़्ब कर रही है और वो जो है पूरे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कर रही है
اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کس کی ہے اور دہشت گردی کے کون لا رہا ہے, کون پروموٹ کر رہا ہے, کس نے اس کو جو ہے اس ملک میں رائج کیا, یہ ساری باتیں جو ہیں اظہر من الشمس ہیں, لوگوں کو پتہ ہیں. تو اس صورتحال میں زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ آپ نے وقت سے پہلے کہہ دیا, تو اس کی یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ یہ اس بات پر اپنی کاروائیاں کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ جی جنرل راحیل شریف اگر چلے جاتے ہیں یا ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ پر لوگوں کی توجہ ہو جاتی ہے تو شاید ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے یا روکا جائے, ان کا راہ میں روڑے اٹکائے جائیں. لیکن اب اگر اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کہا کہ میں اپنے وقت پر جاؤں گا. دیکھیں یہ بہت سی چیزیں ہمیں بہت زیادہ دائروں میں سمجھنی ہوتی ہیں. وقت پر جاؤں گا تو وقت ان کا وہ خود مقرر کردہ ہوگا یا جو قانون میں لکھا ہے وہ مقرر کردہ ہوگا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ آئے اور کہا کہ ہم مقررہ وقت پر رہیں گے, مقررہ وقت تک رہیں گے, لیکن اس کے بعد بھی وہ رہے. تو زرداری صاحب کا محض یہ کہنا ہے کہ آپ نے اپنی ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ ارلی اعلان کر کے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ کھل کھیلیں. میں پھر کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے پروموٹرز جو ہیں وہ حکومت کی صفوں میں موجود ہیں. حکومت کے ارکان اسمبلی ایسے بھی موجود ہیں جو گوانتانامو سے ہو کر آئے, جن کے بھائی, جن کے عزیز رشتہ دار گوانتانامو کی سیر کر کے آئے ہیں اور وہاں جا کر ہو کر آئے. ایسے لوگ آپ کی اسمبلیوں میں حکومت کے ٹکٹ پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس سے زیادہ مضبوطی ملے گی جب راحیل شریف صاحب سے یہ کہا جائے گا کہ میں جا رہا ہوں. صورتحال کو دیکھتے ہوئے زرداری صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے. سمرو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے پیپلز پارٹی نے اپنی پالیسی میں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس کی پالیسی تھی اس میں یو ٹرن لے لیا ہے, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں آپ کو توجہ چند سال پہلے جو 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت حالات ایسے تھے ملک کے حوالے سے کہ ملک کی سالمیت کو ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو گیا تھا. اور مجھے وہ بیان آج بھی یاد ہے اور ریکارڈ پہ, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان جو ہیں, دہشت گرد جو ہیں, القاعدہ جو ہے وہ 10 کلومیٹر اسلام آباد سے دور پہاڑیوں تک پہنچ گئے ہیں. ان حالات میں جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو سوات کی صورتحال یہ تھی کہ آپ کے سامنے ہے, تو ہم نے بہت ہی مجبوری کے ساتھ اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ جو ہے ان حالات کا مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ کا جو آغاز کیا. اور 2008 میں جو ہے وہ جنگ جو ہے جس میں سوات میں جو جھنڈا میں اسی پہ آ رہا ہوں. جب اس وقت یہ صورتحال ہو رہی تھی تو جب محترمہ نے کہا تھا کہ میرے جھنڈے کو اتار دیا گیا ہے سوات سے, مجھے اس جھنڈے کو جو ہے وہاں پہ لگانا ہے, تو ہم نے وہ جنگ جیتی. اور ان حالات میں جب کیانی صاحب کے ٹینیور کی بات ہو رہی تو اس وقت بھی آصف زرداری صاحب کے ذہن میں ملکی مفاد تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی جنگ میں ایک جنرل ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور پوری فوج ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو ہم نے اس فیصلے کی توثیق کرتے ہوئے اس وقت 3 سال کی جو ایکسٹینشن دی تھی جنرل صاحب کو. آج جب حالات اسی طرف جا رہے ہیں دوبارہ کہ پورے ملک میں ایک ضرب عضب آپریشن شروع ہو چکا ہے اور یہ جنرل راحیل شریف صاحب, دیکھیں میں آپ کو ایک بات کر دوں آپ کے پروگرام سے اور انتہائی ذمہ داری سے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جنرل راحیل شریف صاحب کو ضرور جاتا ہے کہ اس نے پوری قوم کو ایک جگہ جمع کیا اور اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے انہوں نے آغاز کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کردار رہا. یہی راحیل شریف صاحب پہلے ناراضگی کیوں تھی پھر؟ دیکھیں پاکستان پرانی بات نہیں کریں, نہیں میں ابھی آ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کردار رہا کہ انہوں نے 21 امینڈمنٹ کر کے اس میں کورٹس کی منظوری, جو بہت ہی مشکل کام تھا اور جس میں آپ نے دیکھا ہمارے چیئرمین رضا ربانی صاحب کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے, لیکن ملکی مفاد ہمیں عزیز تھا. پاکستان نے ہمیشہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے اداروں کو, فوج کو مضبوط کیا ہے, کبھی ان کو کمزور نہیں کیا ہے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو, چاہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو, چاہے آصف علی زرداری صاحب کے ان 5 سال ٹینیور میں. معترف ہے, اس میں کوئی شک نہیں سمرو صاحب, لیکن میں دوبارہ آپ سے سوال ضرور کروں گی کہ زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایکسٹینشن کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی, ریٹائرمنٹ کا اناؤنسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن وہی خورشید شاہ صاحب تھے, اعتزاز احسن صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی ریٹائرمنٹ کا جو فیصلہ سامنے راحیل شریف صاحب کا بہت اچھا فیصلہ ہے. اس پہ میں آپ سے کامنٹ لوں گی, میں ذرا ساجد صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. ساجد صاحب یہ فرمائے گا کہ جو زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس پالیسی کے جو سو کال پیپلز پارٹی کی کچھ عرصے پہلی رہی تھی. سمرو صاحب اپنا سٹانس دے چکے ہیں, آپ کا اس پہ کیا رائے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج زرداری صاحب نے دو تین اس میں جو کلپس میں نے دیکھے ہیں جو پڑھا ہے اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. اگر ماضی کا ہم ان کا اسٹیٹمنٹ اٹھائیں یہ آسمان اور زمین کا فرق ہے دونوں کے اندر. ماضی میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا جو ہم سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار مرزا صاحب پاکستان کے تمام ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر اور زرداری صاحب پر پیپلز پارٹی پر بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ خالد شہنشاہ کا مرڈر زرداری صاحب نے کروایا. اس طرح لیاری گینگ وار کے حوالے سے اس کے علاوہ کرپشن کے حوالے سے سندھ میں کرپشن کے حوالے سے اور یعنی ذوالفقار مرزا کی پوری کوشش یہ تھی ان کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیک ڈاؤن کیا جائے اور اس کی حکومت کو سندھ سے ختم کیا جائے. زرداری صاحب اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ ذوالفقار مرزا کو سپورٹ شاید اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو زرداری صاحب نے بہت برداشت کے بعد ایک وقت آیا کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور بہت جارحانہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ آپ کو لنڈن نہیں ہمیں آتا ہے اور ہم ایٹ سینٹ بجا دیں گے. تو یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے اس سینس میں دیا تھا. دوسرا انہوں نے جنرل راحیل صاحب کے حوالے سے بولا کہ آپ نے جو اعلان کیا اس سے قوم کو مایوس ہوئی. میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راحیل صاحب کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے میڈیا کے اندر بہت زیادہ پروپیگنڈا آرٹیکل پرنٹ میڈیا کے اندر آنے لگے تھے, بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگی تھی. تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا بہتر سمجھا کہ نہیں میں اپنے ٹائم پر ریٹائرمنٹ لوں گا. اس سے ان لوگوں کو مایوسی ہوئی جو کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. اب زرداری صاحب کا آج کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں زرداری صاحب ابھی گزشتہ آج کیونکہ رینجرز نے بھی ذوالفقار مرزا صاحب کو بلایا تھا, ان سے کچھ انکوائریز بھی کی, انہیں انٹروگیشن کی ہے. اب میں سمجھتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں صحیح بھی کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو خوف یا ڈر یہ ہو کہ نہ جانے اب کیا, کیونکہ ان کے بہت دست راز تھے, وہ بہت پرانے اور پکے دوست بھی ہیں ان کے, نہ جانے اب وہ کیا جی ہاں اور نہ جانے اب وہ کیا میرے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیں. تو اس سے پہلے انہوں نے میرے خیال میں آرمی کو رام کرنے کی کوشش کی. ٹھیک, بالکل ٹھیک. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پالیسی کے ویو سے یو ٹرن لے لیا ہے یا پھر زرداری صاحب ذوالفقار مرزا صاحب کے ممکنہ بیانات یا انکشافات سے ڈر کر شاید کچھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل زبردست سمرسالٹ کیا ہے آصف زرداری صاحب نے, اس سے بہتر سمرسالٹ اور ہو نہیں سکتا تھا. اور میں جناب ساجد صاحب کی گفتگو سے ان کی باتوں سے کافی حد تک اتفاق کرتا ہوں, متفق ہوں کہ انہوں نے اپنے ویزا جو ہے اس کی تجدید کرانی ہے, واپسی کی. ادروائز اس بات میں کوئی ایشو نہیں بنتا ہے. اگر ان کو کوئی اس طرح کا ہم نے سمجھا تھا کہ بہت امپورٹنٹ کوئی بیان انہوں نے دینا ہے, بار بار یہ ہو رہا تھا کہ شام 6 بجے انہوں نے کوئی اہم بیان پہ اہم نقطے پہ بات کرنی ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس پہ بات کرے کہ سندھ میں جو لوکل باڈیز ہوئے ہیں, جو کراچی کے اختیارات کا معاملہ ہے, جو واٹر سیوریج بورڈ کا معاملہ ہے, جو سندھ کے گورننس کا معاملہ ہے, سندھ میں جو لوگ یہاں سے چلے گئے عزیر بلوچ سے متعلق یا ڈاکٹر آصف سے متعلق, لیکن اس قسم کی کوئی بات ان کے اسٹیٹمنٹ میں نہیں تھی. نہیں دیکھیں نا, جو بہت برننگ ایشو ہے وہ ہے لوکل باڈیز کے رولز, اس کے اختیارات کی منتقلی, چیئرمین اور میئر کے کو ان کے سیٹوں تک بھیجنا اور گورننس کو بہتر کرنا. اور جو یہاں پہ منظور کاکا اور اس طرح سے جو لوگ تھے انہوں نے جو پیپلز پارٹی کو بدنامی دی, پیپلز پارٹی کے لیے جو کچھ انہوں نے کہا, ان سب پہ شاید کوئی گفتگو کرے اور شاید قائم علی شاہ صاحب کو اور اپنی کابینہ کو ہدایت دے اس طرح سے چیزیں بہتر. یہ جو سوال جو بات انہوں نے کی یہ تو آؤٹ آف کوشچن تھا, یہ ان کے لیول پہ یا ان کے اسٹیٹس پہ نہیں تھا, نہ اس طرح کی گفتگو کا ان کا ڈومین تھا. تو یہ یقیناً ساجد صاحب کی بات بالکل کافی قریب ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں, کوئی ان کے اندر کوئی خوف ہو, کوئی ڈر بیٹھ گیا ہو کہ اگر میں آؤں گا تو پھر میرے اگر تو ایسا ہے نہال صاحب, تو کیا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کچھ بہتری آئے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے میں تو افواج پاکستان کا نمائندہ ہوں, نہ حکومت کا نمائندہ ہوں, نہ میں اس طرح کے عدالتوں کا نمائندہ ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں. یہ تو وقت اور حالات بتائے گا کہ کیا بہتری آئے گی, کیا نہیں بہتری آئے گی. بہتری آنی چاہیے سندھ کے گورننس میں, بہتری آنی چاہیے کرپشن کے خاتمے میں, بہتری آنی چاہیے جو لوگوں نے انکشافات کیے ہیں ماضی کے اس کی روشنی میں بہتری آنی چاہیے. بلدیاتی نظام میں بہتری آنی چاہیے, پاور کو ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے جو لوکل باڈیز کے لیول پہ ہے اس پہ بہتری آ سکتی تھی. یہ تو میرے ڈومین کا کام نہیں کہ میں اس میں کوئی بات کر سکتا ہوں.
बिल्कुल ठीक। एक मुख्तसर वक्फा लेना चाहूंगी, इस ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे बलोच के हवाले से जो कुछ इंकशाफ आते रहे उससे हमने जरूर डिटेल में बातचीत की है, लेकिन जुल्फकार मिर्जा साहब जो आज काफी तवील नशिस्त रख चुके हैं रेंजर्स हुकाम के साथ, क्या कुछ उन्होंने कहा है और डॉक्टर आसिम के हवाले से भी जो डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता सेगमेंट में हम ये बात तफसीलन नहीं कर सके थे कि जुल्फकार मिर्जा साहब आज रेंजर्स ने उनसे पूछगछ जरूर की है, लेकिन क्या बातें की गई है ये अभी तक सामने नहीं आ सकी हैं। तो ये कि डॉक्टर आसिम के हवाले से भी JIT के कुछ इंकशाफात जो कि गुज़िश्ता रोज लीक हुए थे उसमें भी उन्होंने उन तमाम चीजों को इंडोर्स कर दिया है जो कि उज़ैर बलोच कहते आए हैं। नज़ीर साहब ये फरमाएगा कि अब दो अहम तरीन लोग जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है वो जो बातें कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है। आप समझते नहीं कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में? आप लोग मिल लो, गलतियां करें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, गलतियां करें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, गलतियां करें उज़ैर बलोच और पीपल्स पार्टी में मिलिटेंसी लाएं डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, हथियार बांटे डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, ऐलान करें डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा, टेलीविजन पर बैठकर कहें कि मैंने लाखों लाइसेंस इसलिए नहीं बांटे हैं कि हम शादियों पर पटाखे करेंगे। अगर वो ये ऐलानात करें और पूरी लियारी को जो है वो मिलिटेंसी के हवाले कर दे जुल्फकार मिर्जा, तो और पकड़े और मलबा गिरेगा पीपल्स पार्टी पर। ये कैसे हो सकता है? दही जुल्फकार मिर्जा को जुल्फकार मिर्जा साहब इसमें फंसते भी हैं। अच्छा, कतर कलामी की माजूद, अगर जुल्फकार मिर्जा साहब फंसते भी हैं तो कुछ और नाम भी लिए हैं। डॉक्टर आसिम की रिपोर्ट जो आई है, अवैस मुजफ्फर साहब का नाम आ रहा है, कादिर पटेल साहब का नाम आ रहा है, तो इन सब लोगों को फिर इनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा आपके ख्याल में? पहली बात यह है कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के बारे में क्या फैसला करती है एस्टेब्लिशमेंट। जुल्फकार मिर्जा अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट टेलीविजन पर बैठकर दे चुके हैं, वो अपने बारे में खुद बता चुके हैं और अपने मिलिटेंसी से अपने ताल्लुक के बारे में बारहा बता चुके हैं। और उसके बाद जो कुछ वो इल्जामात लगाते रहे हैं चैनलों पर, उसके अलावा कौन सी और नई बात होगी जो जाकर उन्होंने रेंजर्स में बताई होगी? मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि रेंजर्स ने उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेट करना चाहा होगा, उनके ताल्लुक के बारे में जानना चाहा होगा, एविडेंसेस उनके सामने रखे होंगे, बहुत आराम से उनको बताया होगा कि आप इन चीजों में मुलविस हैं और आपने ये गलतियां की हैं, ये बताया गया होगा, फिर उसका रास्ता निकाला गया होगा। मेरा अब भी ये गुमान है, मैं अब भी समझता हूं कि लॉ प्रिवेल करता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान एक कानूनी रियासत है और कानूनी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा के कन्फेशन की बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनसे पूछगछ होनी चाहिए कि बाकी सारी चीजों के बारे में होता रहना, बाकी चीजों के बारे में होता रहेगा। देखें, कादिर पटेल ने कन्फेशन नहीं किया है, अवैस मुजफ्फर ने जो है वो कोई कन्फेशन नहीं किया, किसी ने कन्फेशन नहीं किया, ये तो कन्फेशन कर चुके हैं। आप जो कन्फेशन लेकिन दो अहम मुल्ज़िमान जो कि इस वक्त इन्वेस्टिगेट जिनसे किया जा रहा है ना, वो इन लोगों के नाम ले रहे हैं। चले, मैं सुमो साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जुल्फकार मिर्जा साहब ने जब उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया गया तो ये कहा था कि जो लोग मुल्क से बाहर फरार हो गए हैं उनको वापस लाया जाएगा। आप समझते हैं कि उनसे जो आज इन्वेस्टिगेशन की गई है, फिर डॉक्टर आसिम का केस भी अब रजिस्टर हो चुका है, उसमें भी उन्होंने नाम लिया है जुल्फकार मिर्जा साहब का और पीपल्स पार्टी के कुछ और रहनुमाओं का। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पे कोई हर्फ आएगा या सिर्फ ये जुल्फकार मिर्जा साहब या चंद लोगों तक महदूद रहेगी पूरी कार्रवाई? जवाब दूं, मेरे लिए बहुत ही मुनासिब है। न्याल हाशमी साहब ने कहा, उनको गलत फहमी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, कोई PMLN की क़यादत नहीं है जो माफी तलाफी लिख करके 10 साल जिद्दा में बैठ जाए। इन्होंने कुर्बानियां दी। भुट्टो साहब ने शहादत कबूल की, बेनजीर साहिबा ने शहादत कबूल की, आसिफ जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे। आप जो है अपनी क़यादत को हमारी क़यादत के सामने जो है फर्क न रखे। आपकी क़यादत बुज़दिल हो सकती है कि वो लंदन से न पहुंचे, हमारी क़यादत कभी भी बुज़दिलाना काम नहीं करती। उन्होंने जाने दी है, कुर्बानियां दी है, तो मैं इसकी वजाहत करना जरूरी समझता हूँ, फर्ज ऐन है मेरे लिए, क्योंकि जो बंद, अच्छा मैं मुत्तहिदा के साथियों के लिए भी मेरा एहतराम है, लेकिन वो भी अगर ये समझ रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब खौफ की वजह से ये बयान दे रहे हैं, तो भाई 30 साल से तो हम बाहर थोड़े हैं, आप लोग बाहर बैठे हो, वो भी आप खुद देखें, चेक करें, फिर हमें बता दें। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब में कि आपने जो कहा कि जी डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब के हवाले से, देखिए बात यह है कि जुल्फकार मिर्जा हो या इसके अलावा उज़ैर बलोच, उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। वो खुद पीपल्स पार्टी को डिसओन करते हैं काफी अरसे से।
अब जब उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा नहीं है, वो खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हम लियारी में आने नहीं देंगे, उनको घुसने नहीं देंगे, उनके मेंबरों को जहाँ काम करने नहीं देंगे, उनके वर्कर्स का जीना हराम कर देंगे, तो अब उनका कनेक्शन पीपल्स पार्टी से जोड़ना मैं नहीं समझ रहा हूँ कोई इखलाकन अच्छी बात है। लेकिन अगर उरूज पट्टी सुमरो साहब उस वक्त तो पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक था, वो हुकूमत में भी थे, सूबाई वजीर दाखिला भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूं कि ये तमाम मामलात अदालत की तरफ जाने चाहिए, अदलिया जो भी फैसला करे, उनके ऊपर जो भी केसेस हैं, किसी के ऊपर भी है, हमें कोई एतराज नहीं है। हमेशा हमने अदालत का एहतराम किया है, अदालतों के फैसलों को जो सरे तस्लीम खम किया है। पीपल्स पार्टी के देखिए, यही तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की आला ज़रफ है कि उन्होंने अदालतों के सामने अपने जाने भी दी और 2 प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर भी भेज दिए, तो हमने अदालतों पर अटैक नहीं किया। इंफरादी तौर पर ये सब कुछ किया गया, मिर्जा साहब ने इंफरादी तौर पर। हाशमी साहब, आप समझते हैं कि वाकई इन चंद रहनुमाओं ने इंफरादी तौर पर ये सारे काम किए, असल में पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा? देखिए जी, ताकत इन इंफरादी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की वजह से मिली, गवर्नमेंट की वजह से मिली, पार्टी के जो सोर्स ऑफ पावर था वो पार्टी थी, वरना इंफरादी तौर पे तो इनकी कोई जाती हैसियत कुछ भी नहीं है। इंफरादी तौर पे तो ये अपने इलेक्शन नहीं जीत सकते थे और पार्टी क़यादत बिल्कुल खामोश रही उस पूरे दौर में, और ये बड़े जिम्मेदार ओहदों पे फायज थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे। और आज के दौर में अबलाग बहुत आज़ाद है और ब्रेकिंग न्यूज हर घंटे और हर मिनटों में आते रहता है, तो गाफिल तो नहीं थे क़यादत। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कैबिनेट मिनिस्टर और कोई पार्टी के कैबिनेट का जिम्मेदार अगर कोई इस तरह की बात करे तो वो पार्टी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कयूम साहब के साथ बड़ा एहतराम है, मगर क्या करें कि उनको भूल जाते हैं, भूलने की आदत बहुत है। बादाम खाना चाहिए उनको, क्योंकि भगौड़ा होने की जो रिकॉर्ड है वो पीपल्स पार्टी के पास है। अगर वो भगौड़े ना होते तो एनआरओ को करके वापस ना आते, और आज भी भगौड़े ही है वो। हम तो रोज़े रसूल में जाके बैठते हैं, हम तो जेल वहाँ पे जाकर झूठ बोलते हो, रोज़े रसूल में जाकर झूठ बोलते हो। ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो कि 10 साल तक झूठ बोलते रहे, खाना काबा के सामने झूठ बोलते रहे हो, क्या बात कर रहे हो? पहले भी भागे थे, खाना काबे के सामने झूठ बोलते रहे हो, तुम्हारा क्या किरदार है? का गंदा कानून किया, अपने करप्शन के सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाले, तुम्हारा क्या किरदार है? इनका बुरा वक्त होता है ये भाग जाते हैं, कभी अमेरिका में, कभी दुबई में इतनी जरूरत नहीं है कि यहाँ आकर के कैबिनेट की मीटिंग करे, पार्टी इजलास करे। हमें सारी जरूरत है, हमें सारी जरूरत है, अपने बंदों में जरूरत पैदा करो। भाग गए, इनके लोगों ने इनके बारे में कहा ना, जुल्फकार मिर्जा हमारा तो नहीं है, या जो बलोच साहब है, ये हमारे आदमी तो नहीं है, इन्हीं के लोग हैं। हाशमी साहब, मुझे साजिद साहब को गुफ्तगू में थोड़ा सा शामिल करें। साहब ये फरमाएं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जुल्फकार मिर्जा साहब जो कि एक तरह से राइट हैंड तस्वुर किए जाते थे उस दौर में जब पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत कर रही थी, उस वक्त कोई शख्स इंफरादी तौर पर सिंध के अंदर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए सब कुछ कर सकता है? देखिए, ये कोई माने ना माने, पीपल्स पार्टी उससे कतई ताल्लुक करे ना माने, ये तय है और ये हकीकत भी है कि जुल्फकार मिर्जा को फ्री हैंड जरदारी साहब ने दिया हुआ था। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा कि जब उन्होंने कहा था कि मैंने कराची के अंदर 3 लाख लाइसेंस बांटे हैं और ये लाइसेंस जिन लोगों को दिए गए थे उन लोगों से ये कहा गया था कि एमक्यूएम के रास्ते को रोकना है, और ये इंस्ट्रक्शंस भी उनको जरदारी साहब ने दी थी। इसके अलावा सलीम साफी साहब का एक जमाने में स्टेटमेंट आया था कि हमने एएनपी को एमक्यूएम के मुकाबले में खड़ा किया है। तो जरदारी साहब की पॉलिटिक्स कुछ इसी टाइप की रही है कि उन्होंने सिंध के अंदर लड़ाओ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी रखी कि एमक्यूएम को के साथ मुआहदे पे रखे, उन्होंने एमक्यूएम को साथ भी चलाया और एमक्यूएम के पीर पे छुरा भी खोपा। जबकि कायद तहरीक अल्ताफ भाई और एमक्यूएम की रीत रिवायत शुरू से रही है कि एमक्यूएम ने बहुत ईमानदारी के साथ पीपल्स पार्टी का साथ दिया। जरदारी साहब का नाम खुद कायद तहरीक अल्ताफ भाई ने अनाउंस किया, और आज कायद तहरीक अल्ताफ भाई अगर मुल्क से बाहर हैं तो कायद तहरीक अल्ताफ भाई को और हमारी क़यादत को ना वज़ीर आज़म बनना है, ना सदर बनना है, ना गवर्नर बनना है, और ना इन चीजों की लालच नहीं, बल्कि तो हमेशा प्रेफरेंस रही है एमक्यूएम की। बिल्कुल रहे हैं, लेकिन देखिए वक्त और हालात साबित करता है कि कौन कैसा है, कौन कितना मुखलिस दोस्त है। पीपल्स पार्टी ने वक्त और हाथ के साथ साबित किया है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से सिंसियर नहीं रही है। एक जो मेरे अभी थोड़ा समझ में आ रहा है, एक शायद ये भी हो सकता है जरदारी साहब का स्टेटमेंट देना कि अभी गुज़श्ता दिनों नैब के चेयरमैन के खिलाफ जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है, होता है शायद इस स्टेटमेंट की वजह से आर्मी थोड़ा नाराज हुई हो, और फिर जरदारी साहब ने मिर्जा साहब अगर कुछ आज जो कुछ कहकर आए होंगे रेंजर्स के सामने, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब को से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, फर्क पड़ेगा। वो बबांगे दहल कह रहे हैं, वो अलानिया कह रहे हैं
کہ خالد شہنشاہ کو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے مروایا ہے, سندھ کے اندر کرپشن پیپلز پارٹی نے کی ہے, سندھ کے اندر زمینوں پہ قبضے, لینڈ مافیا, شرجیل میمن کو انہوں نے نام لیا ہے اور دیگر ان کے رہنماؤں کے نام لیے ہیں, ٹپی صاحب کا انہوں نے نام لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس پروف ہیں سارے کے سارے, اور وہ پروف لے کے گھوم رہے ہیں کہ مجھ سے لے پروف, کوئی لے مجھ سے پروف یہ اور ان کے خلاف کارروائی کرے. میرے خیال میں آج رینجرز کے سامنے پیش ہونا اور ان کا اسٹیٹمنٹ دینا, ہوتا ہے کہ زرداری صاحب ایک پرانے سیاستدان ہیں, پچھلے 5 سال پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی حکمران 5 سال تک حکومت نہیں کر سکا ہے, لیکن زرداری صاحب نے اپنی عقل اور دانش کی وجہ سے, ابھی سومرو صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی انہوں نے 3 سال ایکسٹینشن اس لیے کی کہ وہ مزید آپریشن کو جاری رکھے, کہ سوات میں آپریشن کیا تھا. ایسا ہرگز نہیں تھا, بلکہ یہ طے ہوا ہوگا یقیناً آپ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کا ساتھ دیں, پاکستان کی جو تاریخ رہی ہے آپ ہماری گورنمنٹ نہیں گرائیں گے. اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دی ہوگی, اور یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ, کیونکہ آرمی کی پالیسی ہمیشہ ایک رہتی ہے, کوئی آئے کوئی جائے, کوئی کمانڈر ان کا ہے, کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ان کی پالیسی ایک رہتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ انہیں کہیں ہمبل سافٹ کارنر ملا ہو پیپلز پارٹی کے حوالے سے, اس لیے پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی. بریک سے پہلے لغاری صاحب آپ سے میں مختصراً کامنٹ دینا چاہوں گی کہ جو JIT کی رپورٹ تھی ڈاکٹر عاصم سے متعلق, اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر زرداری صاحب کی ہدایت کے اوپر جرائم میں ملوث پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے وہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے, پھر لیاری گینگ وار کے کچھ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے رہے. MQM کا بھی انہوں نے کچھ دبے لفظوں ذکر کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ تمام پروفز اگر اکٹھے ہوں, پھر ذوالفقار مرزا صاحب والا ایلیمنٹ, عزیر بلوچ والا ایلیمنٹ, تو سندھ کی سیاست میں کچھ اثر پڑ سکتا ہے, پیپلز پارٹی کچھ کمزور ہو سکتی ہے کیا؟ مقدمات کی بنیاد پر کیسے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے؟ مقدمات پہلے نہیں بنے ہیں کیا؟ زرداری صاحب پہلے 11-12 سال جیل میں نہیں رہے ہیں کیا؟ بے نظیر گرفتار نہیں ہوئے ہیں کیا؟ بھٹو صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں کیا؟ مقدمات لوگوں پر چلے نہیں ہیں کیا؟ اس طرح کے الزامات, یہ چھوٹے چھوٹے الزامات ہیں. بھٹو صاحب پر تو ملک توڑنے کا الزام لگایا گیا تھا, اس الزام کا کیا بنا؟ اس کے بعد جو ہے بھٹو صاحب کو ایک مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی, وہ مقدمے کا قتل تھا, وہ قتل کا مقدمہ نہیں تھا, اور وہ جو ہے وہ ایک انوسنٹ کو پھانسی پر چڑھایا گیا. لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی کیا یہ کورٹس یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس سے ڈرے گی کہ ہمیں مقدمات بن رہے ہیں ہمارے اوپر, اور ہم جو ہے مقدمات کا سامنا نہیں کرتے؟ وہ مقدمات کا سامنا کرتے رہے, ان کے لیے کوئی گرفتاریوں کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وہ گرفتاریاں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز کا کنفیشن ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے کیا, تو کیا ساجد بھائی مجھے یہ بتا دیں, میں بڑے ادب سے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ذوالفقار مرزا تمام چیزوں سے بری ذمہ ہو گئے؟ کیا وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی تھیں, جو تمام غلط کام انہوں نے کیا تھا, جو ملیٹنسی انہوں نے لیاری میں رائج کی تھی, کیا یہ ذمہ داری زرداری پر آ جائے گی اور ذوالفقار مرزا کو بیچ میں سے نکال کر بھیج دیا جائے گا, جناب آپ جائیں گھر سو جائیں, آپ آرام کی نیند کریں, اور جو کچھ اور جو دوسرے لوگ تھے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں, آپ کو ہم جانے دیں گے؟ وہ اس انصاف کے اس پیمانے پر لوگ سندھ کے نہیں مانیں گے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو جب تک ذوالفقار مرزا کے خلاف کارروائی کا آغاز نہیں ہوتا. آپ کسی کے خلاف کر لیں, ڈاکٹر عاصم کے خلاف کر لیں, زرداری صاحب کے خلاف کر لیں, آپ جو ہے وہ آپ چاہیں وہ شرجیل کے خلاف کر لیں, آپ اور کسی کے بھی خلاف کر لیں, بھئی وہ تو کنفیشن کر چکے ہیں, پہلے ان کو گرفتار کریں, ان کا ٹرائل کریں, باقی لوگوں کو پھر آپ جا کر پکڑیں. وہ تو پہلے بنیاد یہ ہے کہ تحقیقاتی ادارے لغاری صاحب یہ ایک طرح سے اپنے پروفز مضبوط کرنے جا رہے ہیں نا, پہلے ایک شخص پہ ہاتھ ڈالا یا پھر دوسرے پہ, اب ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی بات آ رہی ہے انویسٹیگیشن کی, تو مزید بڑھتے جائیں گے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ کیا سارے ثبوت ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے پاس ہیں؟ کیا سارے ثبوت انہوں نے جمع کر رکھے ہیں کہ انہی کے ایک ثبوتوں پر کیا یہ وہ 3-4 سال جو وزیر داخلہ رہے ثبوت جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ بھائی وہ کاروائیاں کر رہے تھے, وہ اسلحہ بانٹ رہے تھے, وہ ملیٹنٹس کے ساتھ جا کر جلسے کر رہے تھے, ان کو اپنا بھائی کہہ رہے تھے, ان کو اپنا سردار کہہ رہے تھے, اور لوگ قتل ہوئے ہیں, لوگوں کے گردنیں کاٹی گئی ہیں, لوگوں کی گردنوں سے فٹ بال کھیلی گئی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو ذوالفقار مرزا کی اس میں سرپرستی میں کارروائیاں کریں وہ تو معصوم ہو گئے, اور جو لوگ جن پر ذوالفقار مرزا الزام لگائے وہ ان کو پکڑ لیا جائے. ذوالفقار مرزا صاحب یہ سب کچھ جب کر رہے تھے اس وقت کیوں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ جو وفاقی حکومت بھی تھی وہ کیوں نہیں اس چیز کو کنسیڈر کر سکی؟ ساجد احمد صاحب نے بھی اس کا جواب دینا, ایک مختصر وقفے کے بعد ان سے یہ جواب لیں گے اور ڈسکشن جاری رکھیں گے. بریک کے بعد
बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। साहिब साहब, एक तो ये कि नज़ीर लगारी साहब ने कुछ सवालात उठाए, फिर उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा वो खुद भी दूध के धुले नहीं है, उनको भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन आप समझते हैं कि मामला यहीं पर रुकेगा, जो दीगर रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं उनके ऊपर कोई नजला नहीं गिरेगा? लगारी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम शख्सियत हैं माशाल्लाह, और अच्छे लिखारी भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जुल्फ़िकार मिर्जा ने ये एक्सेप्ट किया है कि मैंने सब कुछ करवाया है, जुल्फ़िकार क्या कहते हैं अपना उज़ैर बलोच मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, लियारी में खुद जाकर, हाँ लियारी में, बाकी लियारी गैंग वार के लोगों उन्होंने कहा मेरे बच्चे हैं ये, लियारी में उनका आना जाना, वहाँ पर 40 उर्दू बोलने वालों का कत्ल हुआ, वो सब इन्हीं के दौर में हुआ जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इससे बड़ी उम्र जिम्मा हो सकती है? लगारी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सीएम सिंध वोट लेने के बाद जुल्फ़िकार उज़ैर बलोच के पास जाके हाजिरी देते हैं, फलियार तालपुर उज़ैर बलोच के पास जाके हाजिरी देते हैं, अपना इसके अलावा इनके दीगर रहनुमा वो भी गई थी, इसके अलावा इनके दीगर रहनुमा उनका वहाँ लियारी में आना जाना था, उनके साथ पार्टीज में शरीक होना, उनके साथ दावतें खाना, लगारी साहब उनके साथ दावतें खाना, मुझे पता है इसलिए लगारी साहब कि तमाम क्लिप्स मौजूद हैं। देखें जदीद जमाना है, मीडिया बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है, ये तमाम अगर आपको भी नहीं मालूम तो आप फेसबुक पे जाके देख लें। मेरे ख्याल में अभी गुज़श्ता दिनों जब उज़ैर बलोच गिरफ्तार हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने वो तमाम क्लिप्स दिखाए थे, वो तमाम पिक्चर्स दिखाई थी पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ। तो जहाँ जुल्फ़िकार मिर्जा मुजरिम है बहुत बड़ा, वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग भी मुजरिम है, उनसे भी जवाब दीजिएगा क्योंकि फिर मैंने अगले मेहमानों पे जी मैं सिर्फ एक मिनट साजिद भाई, मैं आपसे एहतराम से अर्ज करता हूँ कि पूरे मीडिया में मैं वाहिद आदमी हूँ जो इस मिलिटेंसी के खिलाफ जो लियारी में हो रही थी, मैं सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद कर रहा था कि आप अपने लिए कब्र खोद रहे हो यहाँ पर मिलिटेंसी को राइज करके, मैं सबसे ज्यादा बात कर रहा था, और मैं पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप पर तनकीद कर रहा था कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि इसका मरकजी किरदार जुल्फ़िकार मिर्जा था। आप सबको पकड़ लें, अगर आप जुल्फ़िकार मिर्जा को क्लीन चिट दे देते हैं, आप मैं साजिद भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, साजिद भाई अगर इसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, या अगर हमारी एजेंसियां या हमारी पुलिस या हमारे दूसरे इदारे या नैब या रेंजर्स अगर जुल्फ़िकार मिर्जा को क्लीन चिट देते हैं, मैं बाकी तमाम लोगों को मासूम समझूंगा और उनको बिल्कुल मासूम बिन खता समझूंगा। ठीक, असल बिल्कुल ठीक है लगाई साहब, जो सेंट्रल कैरेक्टर थे वो बेसिकली बिल्कुल ठीक है जुल्फ़िकार मिर्जा साहब थे। कयूम सुमरो साहब ये फरमाएगा कि अगर तो सेंट्रल जो पोजीशन थी वो जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने खुद संभाली हुई थी, तो फिर जरदारी साहब के इतने करीब रहने के बावजूद भी जरदारी साहब क्यों उनको रोक नहीं सके? फिर ये कि उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, दूसरा दौरे हुकूमत भी आ चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कभी वो बड़े खुलेआम तरीके से धमकियां भी देते आए हैं, गुफ्तगू भी करते आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बड़ी की है पीपल्स पार्टी के अगले टेन्योर में भी जो कि सिंध में था, लेकिन कोई रिएक्शन उसके ऊपर नहीं आया पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए सना आसारी साहब ने जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की जिस तरह की शुरुआत की और सबको साथ मिला करके चलाने वाला और मुखालफों की बात सुनने का हौसला पैदा किया, उन्होंने तो मीडिया के अपने 5 साल में जो डायरेक्ट तनकीद होती रही वो भी बर्दाश्त करते रहे और तमाम तर दोस्तों को पीपल पार्टी के बाकी जो है क़यादत को साथ लेकर के चला और एक मफाहमत की सियासत को जिस तरह वो आगे लेकर चल रहा था, तो उन्होंने अपनी ज़ात के कभी भी जो है सीरियस नहीं लिया। हम भी कहते थे कि इतनी बातें होती है, हमें बात करनी चाहिए, तो वो कहते थे नहीं ये मेरी ज़ात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे मुल्क की मफाद हालात ऐसे हैं कि मुझे इस तरह का कोई रिएक्शन शो नहीं करना है। मेरी सिर्फ साजिद साहब से एक गुजारिश है यहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर मिर्जा साहब की बातें हम समझें कि सारी सही है, तो क्या साजिद साहब इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि मिर्जा ने जब पहली बात की थी उसने तो यहाँ से एक बात काट के आप ही की बात मैं क्वेश्चन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, वो ये कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब को सही कोई भी नहीं कह रहा है, ये जरूर है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बात ये की जा रही है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ये सब कुछ जो उन्होंने किया उस दौरान पीपल्स पार्टी उन्हें रोक क्यों नहीं सकी? मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ कि अगर उनकी तमाम तर बातें सही थी तो उन्होंने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम मीडिया भी उसकी जो है गवाह है कि जब उसने कुरान शरीफ सर पे रखा था तो उन्होंने पहला इल्जाम इल्ताफ भाई पे लगाया था कि उसने जो है मुझे बुला करके कहा कि पाकिस्तान तोड़ने के लिए जो हम साजिश तैयार कर रहे थे। तो अगर वो कुरान शरीफ हलफ पे वो बात कर रहा था, तो अगर इस तनाजुर में अगर हम देखें तो क्या उस स्टेटमेंट को भी कोई हैसियत मिल जाएगी? खुदा न ख्वास्ता। बिल्कुल ठीक, इसी तरह मैं कह रहा हूँ मिर्जा की बात को हर बात को आप सीरियस न लें। सवाल ये उठता है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब के सारे कुछ ये बयानात सामने रखे जाएं
उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर वो इस पे कल्प्रिट करार दिए जाते हैं सजा भी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम वो फेस कर रहे हैं, खुलेआम घूम भी, वो कहते हैं जी जो मुझे बुलाएगा मैं पेश हो जाऊंगा बताने के लिए, अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए। पीपल्स पार्टी वॉलंटरीली उन लोगों को क्यों नहीं ला रही है सामने जिनके नाम डॉक्टर आसिम या उजैर बलोच से मुतालिक सामने आ रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी इनकार तो नहीं किया कि इन्वेस्टिगेशन न हो। पीपल्स पार्टी ने कभी जो है अदालतों के रास्तों में रुकावटें खड़ी नहीं की। पीपल्स पार्टी हमेशा यही चाहती है और आज भी हम यही चाहते हैं कि इन तमाम तर इल्जामात का एक ही तरीका है, हल भी यही है कि अदालतों में इनके सबूत भी पेश किए जाए और अदालतों में इन तमाम मामलात को लेके आए। अगर पर्सनल यहाँ बैठ करके बहुत सारी बातें होती है, अब मुझे आप ये भी बता दें कि निहाल हाशमी साहब शायद इस पर नाराज हो जाए कि जब उन्होंने इनके जो है आबिद शेर अली साहब के वालिद साहब ने कहा कि जी राना सन्नावाला ने 22 कत्ल किए, तो क्या उसके कहने पे उसके 22 कत्ल साबित हो सकते हैं? उसको साबित करने के लिए अदालत में जाना पड़ेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट तो काफी लोग पहले भी दे चुके हैं, लेकिन एक तरीकेकार जो है हमारे पास पूरी दुनिया में जो राइज है वो अदालती निजाम है, उसमें जाकर के अपने केस पेश करो, प्रोसिक्यूशन होगी, उसके बाद अगर अदालत कोई भी फैसला करे। देखिए, हमने तो कहा कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब की जो है शहादत को भी कबूल किया और बाद में ये वक्त ने साबित करके दिया तो वो अदालती मर्डर था। और वो जजेस जो इन्होंने सजा दी, उन्होंने लिखा अपने किताबों में कि हमसे गलती हुई, और अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि हमसे इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता है कि हमने एक मासूम इंसान को जो मोहसिन पाकिस्तान था उसको हमने फांसी पे चढ़ा दिया। तो इस तरह ये वाकयात होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इनकी सफाई फिर भी अदालत होनी चाहिए, वहाँ यही प्रॉपर जगह है और हम अदालतों का एहतराम करते हैं। पार्टी की एक बात जरूर अच्छी है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये कि वो कहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए लेकिन फिर सबका होना चाहिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। अब नून लीग के साथ भी कुछ मुश्किलात आ रही हैं तो वज़ीर आज़म साहब भी अब जुबान खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नेब के हवाले से, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है, शर्जील मेमन साहब हो गए, फरियाल साहबा हो गई, ये क्यों नहीं पाकिस्तान वापस आते हैं, सिंध में क्यों नहीं अदालतों को फेस करते हैं, क्यों नहीं जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं? क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े जो मुजरिम हैं या मुलजिम है जिनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये क्यों नहीं अपने आप को क्लेरिफाई करवाते हैं वहां से? सना, मैं आपको क्या बता दूं कि मोहतरमा जो है फरियाल साहिबा तो अब पाकिस्तान में है, वो तो कहीं बाहर नहीं थी इतने अरसे में पाकिस्तान में। अच्छा, अगर लेकिन वो ऑन एंड ऑफ दुबई वगैरह नहीं आना, देखिए आना जाना तो किसी पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। ये आप कैसे लगा सकते हैं जब आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा नहीं है, आपके ऊपर कोई केस बना नहीं है, आप पहले केसेस बनाए, अगर आपके पास सारे सबूत है तो देन हम इस पे बात कर सकते हैं। ईसीएल में उनके नाम नहीं है, वो आ सकते हैं, वो एक आजाद शहरी के हैसियत से जो है उनको सफर कर सकते हैं अगर आपने कोई केसेस बनाए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर बुलाया जाता है तो पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो जरूर पेश होंगे? पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों के साथ ताउन किया है, ताउन किया है। आप इससे बड़ी गवाही क्या दे सकती है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब बुलाया गया था तो उनको वो आए तो प्राइम मिनिस्टर से, जब गए तो वो जो है आम आदमी के हैसियत से जो है वो गए। साहब लास्ट मिनट रह गया, बिल्कुल ठीक है, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो अदालत में पेश होते रहे। मैंने एक शुरू में अपनी जैसे गुफ्तगू में अभी कहा था कि पीपल्स पार्टी कहती है कि एहतसाब वो सबका होना चाहिए। लगाई साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा, ये फरमाएगा कि इस वक्त डॉक्टर आसिम का इशू बुरी तरह से अब सामने आ चुका है, मजीद नई से नई बातें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी को डैमेज भी एक तरह से पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि ये चीजें किसी कंक्लूजन पे जाएंगी, चाहे जुल्फिकार मिर्जा साहब हो, ज़ैर बलोच हो, किसी न किसी तरह कराची और सिंध का जो अमन है वो वापस आ सकेगा आपके ख्याल में? ये सारी बातें मीडिया पर आई हैं, एक बात भी कोर्ट में नहीं आई है, एक बात भी। शर्जील के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और ये हुकूमत बड़ी कमाल की हुकूमत है जिसके खिलाफ एक FIR भी नहीं है। उस शख्स ECL में डाल, जो वैसे ही मुल्क से बाहर है उनका नाम ECL पर डाल दिया। ये जोकर किस्म के इक़दामात हैं, ये मज़ाक़ खेज़ इक़दामात हैं कि भाई आपने कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, मुकदमा चल रहे हैं मीडिया के उस पर, और वो चला रहे हैं मुकदमा। और या जुल्फिकार मिर्जा के तकरीरों में और या जुल्फिकार मिर्जा के इंटरव्यूज में, टॉक शोज में इल्जामात लग रहे हैं, ग्राउंड पर इल्जामात कहाँ हैं? अदालतों में कौन सा मुकदमा है, कौन सा मुकदमा लिखा गया है? डॉक्टर आसिम हुसैन पर मुकदमा है, यानी कि अगर मुकदमात कायम होते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो जरूर वापस आएगी और बयानात भी देगी। ना सिर्फ ये कि जो हमारे दो साबका प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं वो भी अदालतों का रुख करते रहे हैं, लेकिन एहतसाब की जाती तो पीपल्स पार्टी वही अवलीन डिमांड करती है कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर सबका होना चाहिए, चाहे जुल्फिकार मिर्जा साहब जो कुछ भी बातें करते रहे उज़ैर बलोच के स्टेटमेंट के हवाले से, लेकिन कम अज कम इसको चेक करने की जरूरत है कि आया वाकई वो इंफरादी तौर पर जुल्फिकार मिर्जा साहब का फेल था या फिर ये कि पीपल्स पार्टी का कहीं ना कहीं कोई किरदार रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।